हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमित त्यागी और मेरे चैनल दी बायर गाइड में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बट मैं अच्छा नहीं हूं। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, इनफैक्ट लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था डीपीएफ से रिलेटेड एक इशू एंड उसका रेजोल्यूशन कैसे करना चाहिए एंड टेक्निकली क्या उसमें रिकमेंडेड होता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों, वो डीपीएफ की लाइट मेरी कार में भी ब्लिंक कर गई एंड एज आई टोल्ड कि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना था। तो मैं आज की इस वीडियो में उसमें मुझे जो भी प्रॉब्लम आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड बढ़ने के बाद बहुत सारे उसमें कंसर्न्स एंड इश्यूज आ गए हैं एंड मेरी कार फ़िलहाल सर्विस स्टेशन पे है एंड कब मिलेगी अभी ये भी श्योरिटी नहीं है। तो जो जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या मैंने उसमें फ़ेस किया, क्या उसमें टेक्निकल रीजंस आए, मैं सब आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। क्योंकि हो सकता है वो प्रॉब्लम आपको भी फ्यूचर में फेस करनी पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है फ्यूचर की इस प्रॉब्लम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो जब मेरी वो डीपीएफ की लाइट ब्लिंक हुई तो कंपनी रिकमेंड ये करती है और इनके यूजर मैनुअल में भी यही लिखा हुआ है, टेक्निकल टीम भी यही बोलती है कि आपको कार को थोड़ा सा रेव करना है, थोड़ा हाई आरपीएम पे चलाना है कुछ देर के लिए, 30 मिनट 40 मिनट्स के लिए, जिससे कि वो डीपीएफ की लाइट जो है, जो डीपीएफ का इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। वैसे डीपीएफ का इशू क्या होता है ये मैं लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ, तो बार बार उसको क्या रिपीट करूँगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आई ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम, मैंने भी वही करने की कोशिश करी। मैं अपने घर से निकला था अपनी वैक्सीनेशन के लिए। आई थॉट कि इस लॉन्ग स्ट्रैच में थोड़ा मैं हाई आरपीएम पे चलाऊंगा। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, हाई आरपीएम पे चलाते हैं तो गाड़ी का माइलेज भी कम आता है, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड, कोई दिक्कत नहीं, माइलेज कम होगा चलेगा, बट डीपीएफ का इशू एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो मैंने कार हाई आरपीएम पे चलानी स्टार्ट करी, थर्ड गियर में 60 65, फोर्थ गियर में आपका 70 तक चलानी स्टार्ट करी, आरपीएम बढ़े। तो ग्रेजुअली आई थॉट कि शायद इट वुड बी रिजॉल्व्ड, बट वो रिजॉल्व होने की बजाय और दोस्तों ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ क्या गया, धीरे धीरे मेरी कार पिकअप लूज करने स्टार्ट कर दिया उसने। पिकअप उसका कम होना स्टार्ट हो गया एंड वो मूव करनी थोड़ा सा कम उसने स्टार्ट कर दिया। मैं काफ़ी उसको हार्ड प्रेस भी कर रहा था, एक्सेलरेट भी कर रहा था, बट दैट वाज नॉट टेकिंग एनी पिकअप। मैं उसके बाद अपनी एक मुझे जो मेरे वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने का जो शॉर्ट रास्ता था, उस शॉर्ट रास्ते के लिए मैंने लिया, दैट वाज अ लिटिल रिमोट काइंड ऑफ एरिया। थोड़ा सा रास्ता वो ऐसा ही था, साइड का मेन हाईवे नहीं था दोस्तों। ये मुरादनगर मेरठ, सॉरी आपने अगर शायद कभी सुना हो, ये हरिद्वार वाले हाईवे पे मुरादनगर नहर पड़ती है। मुरादनगर नहर से एक रास्ता शॉर्ट जाता है जो कि खतौली की तरफ निकल जाता है, तो उससे मेरे वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ वो रास्ता था। तो मैं जैसे ही उस रास्ते पे चला तो वो रास्ता काफ़ी सुनसान है, क्योंकि वो मेन रोड नहीं है, वो बेसिकली एक कांवड़ का रास्ता बनाया गया था। तो उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, बट उतना ज़्यादा नहीं रहता। गांव एरिया काफ़ी है, एक तरफ नहर है, एक तरफ सारे जंगल हैं। तो उस एरिया पे जब मैं चलना स्टार्ट हुआ तो ग्रेजुअली मेरी कार ने पिकअप लेना धीरे धीरे और बंद कर दिया। मैं हार्डली 2-2.5 किलोमीटर चला था, मेरी कार का पिकअप बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई सडनली थॉट कि अगर यही हाल रहा तो ये आगे शायद ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए और मैं एक ऐसी सिचुएशन में, अनवांटेड सिचुएशन में आ जाऊं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो। क्योंकि वो एक 200 सिंगल रोड है, उस पर ट्रैफिक सामने से एकदम से आ जाता है, हाई स्पीड पे गाड़ियां सामने से आ जाती हैं। अगर उस टाइम पे मेरी कार पिकअप नहीं ले पाएगी तो आई मे फेस अ बिग एक्सीडेंट और मे क्रिटिकल सिचुएशन। तो आई थॉट कि मुझे कार वापस ले लेनी चाहिए, मेन रोड पर आ जाऊँगा, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो आई टुक अ यू टर्न, मतलब मैंने कार वापस ली। उस वापस लेने में ही मेरी कार का पिकअप बिल्कुल ख़त्म हो गया, कार ने रेस लेनी बंद कर दी एंड वो वहीं बिल्कुल मेन रोड पे, उस रोड पे बंद हो गई। एनी हाउ मैंने उसको साइड रोड पे लगाया, साइड में लगाया। अब वो एक ऐसी अनवांटेड सी सिचुएशन थी दोस्तों। पहले तो मैं अपनी फैमिली के साथ था, फैमिली क्या मेरे साथ मेरी वाइफ थी, और मैं उस एक ऐसी सिचुएशन में जंगल के एरिया में खड़ा था जहाँ की लोग ऐसे निकल रहे थे, बाइक्स पे निकल रहे थे, तो देवर लुकिंग अस लाइक मतलब हमने पता नहीं क्या कर दिया है। एंड उससे भी वो अनसेफ एरिया था पूरा, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब क्या क्राइम ना हो जाए। एनी हाउ कार वॉज डेड, वो स्टार्ट तो हो रही थी बट पिकअप नहीं ले रही थी, एक्सेलरेशन नहीं ले रही थी। तो ये मैं सारी की सारी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन में क्या करें। एंड मैं सारा बताऊंगा भी ये प्रॉब्लम क्यों हुई और उसमें क्या आगे किया जा सकता है या कंपनी उस पर क्या कर रही है।
तो उस सिचुएशन के बाद आई कॉल्ड दी कस्टमर केयर नंबर फॉर दी RSA इज रोड साइड असिस्टेंस। उसके लिए किया की तरफ से कस्टमर केयर नंबर है जो कि आपकी विंड स्क्रीन पे भी मेंशन्ड है या साइड में कहीं उसका स्टिकर है या आपके जो यूज़र मैनुअल है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो उस कस्टमर केयर पे फ़ोन करने के बाद आई जस्ट आस्क्ड फॉर दी RSA सर्विसेज। उन्होंने क्रेन मेरे लिए अरेंज करी एंड एक टैक्सी कैब भी अरेंज करी। पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि RSA की सर्विसेज वॉज रियली पैथेटिक, बहुत ज़्यादा बेकार। मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद तो किया वालों से कांटेक्ट हो पाया, किया के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट हो पाया। उसके बाद उन्होंने जो टाइमलाइन दी थी कि जिस टाइम में कैब आ जाएगी या क्रेन आ जाएगी, उससे कम से कम 1.5 से 2 गुने टाइम में आई। दी ऑफिशियल टाइम वॉज 40 मिनट्स, 40 मिनट में वो आ जानी थी क्योंकि पास से ही आनी थी। एंड मेरे पास मैसेज भी 40 मिनट का है कि 40 मिनट में आपके पास क्रेन पहुंच जाएगी, जबकि वो एक्चुअल में 1.5 से पौने 2 घंटे में 2 घंटे के आसपास में आई। तो 2 घंटे में एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में मैं अपनी वाइफ के साथ एक जंगल के एरिया में खड़ा हुआ था। एनी हाउ मैं जैसे तैसे राम नाम जप रहा था कि भगवान कोई दुर्घटना ना घटे हम लोगों के साथ। एंड वहाँ एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में हम लोग खड़े हुए थे। एनी हाउ जैसे तैसे हम राम नाम जप रहे थे कि भगवान कोई दुर्घटना ना घटे हम लोगों के साथ। लोग आ रहे थे जा रहे थे। इनफैक्ट उससे भी बड़ी दुर्घटना ये हुई या गलत हम लोगों के साथ ये हुआ कि जो कैब हम लोगों के लिए बुक कर गई थी, तो उन कैब ड्राइवर साहब का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर कहाँ आना है। आई टोल्ड माई जियो कोऑर्डिनेट कि भैया मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, मेन रोड से 2-2.5 किलोमीटर ये अंदर हूँ, आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं आता हूँ। और आने के बाद उन्होंने खुद ही मेरी जो कैब थी वो कैंसिल कर दी। मेरे पास कैंसिलेशन का मैसेज आता है कि आपकी कैब हैज़ बिन योर ओला कैब हैज़ बिन कैंसिल्ड बाय द ड्राइवर साइड। मैंने दोबारा से RSA की टीम को दोबारा फ़ोन किया। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स करने के बाद तो उन लोगों से बात हो पाई एंड दे वर रिएक्टिंग कि हाँ जी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं हम कैब सर्विसेज से दोबारा कोऑर्डिनेट करने की। मैम मैं थोड़ी सी अनवांटेड सिचुएशन में खड़ा हूँ फिलहाल। एंड उसके बाद अगर कंपनी की तरफ से इस तरह के मतलब एक्सक्यूजेज या इस तरह के रेस्पॉन्स आएंगे तो मतलब ये पैथेटिक सर्विस। फ्रेंड सिचुएशन थोड़ी सी अनवांटेड है। मेरी कार के अंदर जो PPF की लाइट आई थी तो उसके लिए मैं प्लान किया था, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं उसके लिए अपनी कार को वर्कशॉप लेके जाऊंगा। तो मैं अभी वैक्सीनेशन के लिए जा रहा था तो मेरी कार रास्ते में ही बंद हो गई है एंड अब वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, पावर उसकी नहीं ले रही है वो। एंड हम एक रोड पे खड़े हैं जंगल के बीच में, ये हमारी कार खड़ी है, ये बीच रोड पे हमारी कार खड़ी है। उससे भी बड़ी दुखद बात ये है कि कंपनी के कस्टमर केयर से तो हमारी बात हो गई, उन्होंने रोड साइड असिस्टेंस के लिए तो हेल्प कर दी है, पॉसिबली जल्दी टो वाला आ जाएगा। बट उसके अलावा जो कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड कराती है कि वो साथ में कैब देते हैं तो घर तक आपके जाने के लिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं तो घर तो कैसे ना कैसे जाएंगे ना दोस्तों। तो वो कैब जो मेरी बुक हुई, ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आया और उसने अपनी तरफ से खुद ही कैब कैंसिल कर दी। अब दोबारा से मैंने कंपनी को फ़ोन किया है तो कंपनी कह रही है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो सर्विस किया कि कहीं ना कहीं रोड साइड असिस्टेंस की है, इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं। स्पेशली रोड साइड असिस्टेंस तो टो में हो जाएगा, टो होने के बाद आप घर कैसे जाओगे। और मल्टीपल टाइम्स फ़ोन भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो RSA की सर्विस जो थी वो मुझे बड़ी पैथेटिक लगी। एनी हाउ दोबारा से मेरे लिए कैब अरेंज हुई। उसके बाद में जो हमारे क्रेन वाले भैया थे उन लोग उसको मैं मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट करता रहा, आप कहाँ हो सर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ सर, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ सर, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, जाम में फंसा हुआ हूँ, आ तो गया। जाम जबकि उस रोड पे था नहीं दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं और मैं उसी रोड से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही तो गया था, तो जाम भी ऐसा कुछ नहीं था। एनी हाउ भाई साहब 40 मिनट की बजाय 1.5-2 घंटे में आए एंड ही वाज नॉट हैविंग एनी गट्स और अपॉलॉजी, और उनका बिहेवियर भी कुछ इस तरह से था दैट वाज कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल। ही वाज काइंड ऑफ रूड पर्सन। तो हमारी कार को जैसे तैसे वहाँ से टो किया उन लोगों ने। 2 घंटे वेट करने के बाद, 1.5 से 2 घंटे वेट करने के बाद फाइनली रोड साइड असिस्टेंस की कार आ गई है, कार क्या क्रेन आ गई है। अब गाड़ी उसमें लग के चली जाएगी
अभी देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम निकल के आती है, क्या नहीं निकल के आती है। बाकी अभी तक जो कंपनी की सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है एंड इतनी बेकार सर्विस की मुझे उम्मीद नहीं थी। अभी देखते हैं और कार के अंदर क्या टेक्निकल रीज़न निकल के आता है वो भी देखते हैं। हमारी प्यारी कार जा रही है फिलहाल क्रेन में लग। करके वो लेके गए एंड उस टो के ऊपर भी सारी की सारी एक मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है जो इसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि वो सारा का सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, टो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे टो हुई वहाँ से गाड़ी एंड कैब वगैरह के लिए जो हमें वहाँ फेस करनी पड़ी सिचुएशन, जो RSA वालों से बात करने के बाद हम लोगों ने सिचुएशन फेस करी या किस एरिया में मैं खड़ा हुआ था, कैसी सिचुएशन में था, वो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो वी रीच टू दी वी रीच टू दी नियर बाय वर्कशॉप पे हम गए। वर्कशॉप जो थी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, 10-15 किलोमीटर की रेडियस में थी। पहले तो मैंने रिक्वेस्ट करी RSA वालों से कि आप जो यहाँ से मेरे घर के नियर बाय जो वर्कशॉप है प्लीज़ वहाँ पे आप ड्रॉप करवा दीजिए, मैं कम से कम देख तो लूँगा, अगर गाड़ी में टाइम लगेगा तो मैं अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान। दे सेड कि आप जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेगा उसका कुछ चार्ज देना पड़ेगा आपने। आई सेड कोई दिक्कत नहीं है कि नॉमिनल चार्ज होगा देख लेंगे। तो कैब वाले से मैंने पूछा भैया क्रेन वाले से मैंने पूछा भैया कितने चार्ज लोगे, तो ही सेड भैया 4,500-5 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने कहा भैया 5 हज़ार रुपये का कोई लॉजिक तो होता है, आप कितने रुपये किलोमीटर चार्ज करते हो? कहता 20 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करते हैं। मैंने कहा 20 रुपये पर किलोमीटर आप चार्ज करते हो तो यहाँ से 15-20 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेरा रेजिडेंस पड़ना है, आप दोनों तरफ का भी चार्ज करोगे तो आपके 80 किलोमीटर हो गए। 80 किलोमीटर को अगर मैं 40-50 किलोमीटर को 50 किलोमीटर को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 रुपीज़ बन जाते हैं। आप 1000 नहीं लेने 1500 रुपये ले लो, आप 4,500-5 हज़ार रुपये किस हिसाब से? कहता नहीं जी हम तो इतने ही लेते हैं, हम पर किलोमीटर पे नहीं चलते। अच्छा चलो भैया, ही वॉज बिहेविंग लाइक दिस। उसके बाद हम वर्कशॉप पहुँचे। वर्कशॉप पहुँचने के बाद हमें कहा गया कि शायद हमारी गाड़ी हमें 30 मिनट में 40 मिनट्स में मिल जाएगी। जो DPF का इशू है वो ऑटो रीजनरेशन से या जिस भी तरीके से वो करेंगे साफ़ कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। तो क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्टेड था मुझे गाड़ी आधे से 1 घंटे मिल जाएगी, तो मैंने कैब वाले को बोल दिया कि आप चले जाओ। क्योंकि RSA के थ्रू जो कैब मिलती है दोस्तों, वो मुझे बाद में पता चला कि RSA के थ्रू जो कैब मिलती है वो एक ही बार के लिए आपको मिलती है, साथ ही साथ वो 100 किलोमीटर्स की लिमिट के साथ मिलती है विद 1 पिकअप पॉइंट एंड 1 ड्रॉप पॉइंट। यानी कि आप जहाँ से वहाँ से आपने पिकअप पॉइंट सेट कर लिया, ड्रॉप पॉइंट आपका सेट हो गया, उस ड्रॉप पॉइंट के ड्यूरेशन में आप 100 किलोमीटर तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो आई थॉट कि कोई दिक्कत नहीं, इसको वेट कराने क्या फ़ायदा है, मैंने उसको बोल दिया कि आप चले जाइए। तो
वर्कशॉप पीपल ने जब उसको धीरे धीरे चेक करना स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी कमियां निकलनी स्टार्ट हुई दोस्तों। अब पिक्चर यहां जाके स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रॉब्लम यहां जाके पता चलती है कि कार में क्या क्या दिक्कतें आई हैं। क्योंकि मैं तो एक कंपनी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहा था, एंड मेरी डीपीएफ की लाइट भी अभी ब्लिंक हुई है। कोई ऐसा नहीं है डीपीएफ लाइट ब्लिंक होने के बाद मैं उसको इग्नोर करके गाड़ी चलाते जा रहा हूँ। तो गाड़ी की डीपीएफ लाइट ब्लिंक होने के बाद मेरी इग्निशन की लाइट आनी स्टार्ट हुई ड्यूरिंग दिस विजिट, एंड उसके 5-7-10 मिनट बाद ही गाड़ी ने पिकअप लेना खत्म कर दिया। एंड गाड़ी की ये सिचुएशन हो गई कि उसका पिकअप बिल्कुल डेड हो गया, एक्सीलरेशन उसने लेना बंद कर दिया। अब वर्कशॉप पहुंचने के बाद दे सेड कि इसमें मे बी शायद डीपीएफ चौक हो गया हो। कार खुलती है, खुलने के बाद पता चलता है जी डीपीएफ चौक है, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। डीपीएफ चौक पे उन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, वो साफ किया तो पता चला एक कार के अंदर दोस्तों O2 सेंसर होता है। O2 सेंसर क्या होता है डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, वो किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। O2 सेंसर बेसिकली ट्रांसमिशन से रिलेटेड ही होता है। जो ऑक्सीजन वगैरह का कॉम्बिनेशन होकर जो कंबशन होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए O2 सेंसर होता है बेसिकली। कि O2 सेंसर आपका ब्लैकआउट हो गया है, बहुत ज़्यादा उस पर कार्बन आ गया है क्योंकि आपका डीपीएफ चौक हो गया था। आई सेड कोई नहीं, आप कराइए। वो उसको उन्होंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद पता चलता है कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर दिक्कत आ गई है, कैटालिटिक कन्वर्टर चौक हो गया है, हम उसको साफ़ करेंगे। मैंने कहा चलिए आप उसको साफ़ कीजिए, मैं घंटे 1.5 घंटे वेट कर लेता हूँ। 2-2.5 घंटे 3 घंटे वेट करने के बाद वहाँ पता चलता है कि जी कैटालिटिक कन्वर्टर अभी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, हम इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करके हम आपकी गाड़ी 40-50 किलोमीटर चलाएंगे। 40-50 किलोमीटर चलाने के बाद अगर उसमें प्रॉब्लम दोबारा से आ गई तो आपको कार नहीं देखें, हम देखेंगे फिर हमें क्या करना है, और प्रॉब्लम नहीं आई तो हम आपको आपकी कार कल दे देंगे। तो पॉसिबली कार मुझे देखो 1 से 2 दिन और लग जाएगा, क्योंकि आज सुबह जब मेरी बात हुई है दे सेड की कैटालिटिक कन्वर्टर का सर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, एंड इट मे बी पॉसिबल, हमारा डाउट जा रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर ज़्यादा डैमेज हो गया हो, वो हमें अंडर वारंटी चेंज करना पड़े। तो अगर वो चेंज करने की तरफ जाना पड़ेगा तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो पार्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर जाता है, वारंटी में उसको क्लेम करने पे डिपेंड कर जाता है। नहीं होगा तो हो सकता है 10-15 दिन भी मेरी कार वहाँ खड़ी रह जाए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई कि जब हमें ये सब बताया गया, इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock, 3:30-4 बज चुके थे। 3 बजे डिसाइड की 3 बजे हमारी वर्कशॉप बंद हो जाती है सर। तो 3:30 हमें वहीं बज गए। तो आई रिक्वेस्टेड कि भैया मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आई हैड अ स्मॉल लगेज विद मी, छोटा मोटा सामान दोस्तों गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ होता है। उसके अलावा गाड़ी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, परफ्यूम, ये वो, डस्टबिन वस्टबिन, 4-6 चीज़ें आपकी गाड़ी में हमेशा होती हैं। तो आई साइड में कैसे जाऊँगा, क्योंकि किया की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से ये रिकमेंडेड होता है कि अगर कोई कस्टमर ऐसी सिचुएशन में है तो आप उसको ड्रॉप कराएं। कंपनी हमेशा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। बट दैट पर्सन टोल्ड मी कि सर आप कैब कर लीजिए, आप कैब से चले जाइए। मैंने कहा सर कुछ तो सर्विस किया भी प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों मतलब उससे ज़्यादा पैथेटिक मुझे बात ये लगी कि आई टोल्ड हिम अबाउट माई एक्सपीरियंस कि भैया मुझे इसी इंडस्ट्री का मैं पर्सन हूँ, ये सब मुझे एक्सपीरियंस है। मैं किया में इतने टाइम मैंने काम किया है, किया मैंने इतने टाइम काम किया है, उसके बावजूद आई नो एवरी इन एंड आउट। आप मतलब अगर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो एक नॉर्मल कस्टमर के साथ क्या बिहेव होता होगा, आप सोचिए इस चीज़ को। तो एनी हाउ बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि नहीं जी कैब ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया कैब हो नहीं पा रही है, क्योंकि कैब सर्विसेज भी बड़ी लिमिटेड है, और आई सेड कि भैया ये आपकी जो वर्कशॉप है थोड़ी साइड में, यहाँ से कैब भी मुझे नहीं मिल पा रही, एंड दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे कराइए। एनी हाउ उनके जो वर्कशॉप जीएम थे उनसे बात मैंने की पर्सनल लेवल पे, एंड उस बात करने से पहले मैंने किया कि कस्टमर केयर को दोबारा से अप्रोच किया फॉर दिस कि सर मुझे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रही, एंड दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। They asked me to hold the call and that was held for more than 5 minutes. 5 मिनट का कॉल होल्ड पे रखने के बाद they disconnected the call. This is the Kia customer care. तो एनीवेज उनके जनरल मैनेजर से पर्सनल लेवल पे बात करने के बाद, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद कि भैया मुझे 15 साल का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किया का एक्सपीरियंस, किया में ही आप लोगों के साथ ही वर्किंग, सब कुछ रेफरेंस देने के बाद ही सेड कि ओके जी मैं आपके लिए क्या कार ड्रॉप अरेंज करता हूँ।
एनी हाउ वो ड्रॉप अरेंज करने में भी उन्हें लंबी चौड़ी परमिशन लेने में इसमें उसमें आधा पौना घंटा और लग गया कि जी हम सीनियर मैनेजमेंट से परमिशन ले रहे हैं, जाना अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। मैंने कहा यार सर्विसेज प्रोवाइड कराना तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई चालान हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। मैंने कहा भैया अगर कोई चालान हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं भर दूंगा, या मैं कैसे ना कैसे करके मैनेज कराऊंगा आपके चालान को, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मुझे ड्रॉप तो कराइए, मैं फैमिली के साथ इस लगेज के साथ कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बहुत सारी चीजें मेरे साथ हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी क्या है दोस्तों, दिल्ली टू दिल्ली लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, गाजियाबाद टू गाजियाबाद, बिकॉज दैट हैपेंड इन गाजियाबाद, जो कि मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा, तो मैंने कहा भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली ने इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद, यूपी ने इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा है दोस्तों ड्यू टू दिस कोविड-19। तो आई रिक्वेस्टेड, एनी हाउ मैनेज हुआ, उन्होंने फिर मेरे लिए ड्रॉप मैनेज किया एंड वो मुझे घर तक ड्रॉप करके गए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, कि अगर मुझ जैसे पर्सन के साथ जो कि इसी इंडस्ट्री का है, एक्सपीरियंस्ड है, सारी चीज़ों का इन एंड आउट जानता है, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है या मुझे ये सर्विसेज नहीं मिल पा रही या ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो एक नॉर्मल लेमन को, एक नॉर्मल पर्सन को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर करना चाहता हूं, इस वीडियो को आप, मैं तो टैग करूंगा ही करूंगा, किया के मैक्सिमम ऑफिशियल्स को टैग करूंगा। इस वीडियो को आप जितना वायरल कर सकें, जितना किया को टैग कर सकें, जितना ऊपर तक पहुंचा सकें पहुंचाएं, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जो आज मैं फेस कर रहा हूं, कल आप भी फेस करेंगे। एंड मुझसे मेरे एक व्यूअर ने पूछा पिछली मेरी वीडियो पे कि मेरे घर से मेरी वर्कशॉप 200 किलोमीटर की रेडियस में आती है, अगर डीपीएफ की प्रॉब्लम मुझे आ जाए तो मैं कार चलाऊं या ना चलाऊं। दोस्तों मैं तो अब ये रिकमेंड करूंगा मत चलाओ, क्योंकि किया कहती है कि आप हाई आरपीएम पे कार चलाओ, कंपनी के जो टेक्नीशियन है वो कहते हैं हाई आरपीएम पे आप कार चलाओ, डीपीएफ की इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आई डिड द सेम, मैंने क्या अलग किया, मैंने भी कंपनी के जो टेक्निकल प्रोसेस हैं उस टेक्निकल प्रोसेस को फॉलो किया, कार को हाई आरपीएम पे चलाने की कोशिश करी, लो माइलेज पे कार चलाई, जो मेरा फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम हुआ। एंड उन सब के बाद हुआ क्या, मेरी कार उल्टी और ख़राब हो गई है। कब मिलेगी मुझे पता नहीं है, टेक्निकली उसमें क्या क्या फॉल्ट आ गए मुझे पता नहीं है। कार जिसको लिए हुए मुझे अभी 8-9 महीने हुए हैं, अभी मेरा उससे मतलब क्या बताऊंगा आप लोगों को दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि ये कार जो हम बाय करते हैं वो दैट इज़ फ्रॉम आवर हार्ड अर्न मनी, बहुत ज़्यादा मेहनत से कमाया गया होता है। हम लोगों का जो एक कॉमन पर्सन है, जो एक मिडिल क्लास पर्सन है, उन लोगों की बहुत हार्ड अर्न मनी से वो होता है। तो इतने हार्ड अर्न मनी से कमाई गई कार में अगर आपको रिपीटेडली ये प्रॉब्लम आए, पीछे भी मैंने कुछ प्रॉब्लम शेयर करी थी आप लोगों से, उन सब का ग्रेजुअली वर्कशॉप में जाने के बाद सोल्यूशन हुआ। एंड हाँ एक चीज़ और, उसका सोल्यूशन के लिए जब मैं गया था तो उन्होंने एक मेरा तो ही सेड कि आपके जो लास्ट आप जब आपने वर्कशॉप विजिट किया था वहाँ का जॉब कार्ड अभी तक ओपन है, उस जॉब कार्ड को आप क्लोज कराएं। मतलब इज दैट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उस जॉब कार्ड को मैं क्लोज कराऊं, बट एनी हाउ ही थॉट कि भैया आप सेम इंडस्ट्री के हो, कि इतना तो आप सपोर्ट और कोऑर्डिनेट कर ही सकते हैं, कोऑपरेट कर ही सकते हैं। तो आई ट्राई टू अप्रोच दैट वर्कशॉप, बट वो वर्कशॉप बंद थी और किसी ने भी, वहाँ के भी ऑफिशियल्स ने मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने के बाद। तो दिस काइंड ऑफ सर्विस किया इज़ प्रोवाइडिंग। एंड मुझे बताया गया कि ये जो आपके डीपीएफ का इशू हो सकता है, ये शायद फ्यूल ऑल्ट्रेशन की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों फ्यूल ऑल्ट्रेशन होता है कि अगर आपकी कार के अंदर राइट फ्यूल ना डले, तो उसमें क्या होता है, अब कार आ रही है BS6 के साथ, अब कई जगह पर BS6 फ्यूल अवेलेबल नहीं है, BS4 फ्यूल डल रहा है। आई सेड भैया मैं एक ही सेंटर से पिछले 6 सालों से फ्यूल डलवा रहा हूँ, मेरी अब तक किसी भी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसमें भी मैं कंटिन्यूसली वहीं से डलवाता हूँ। मेरा एक ही पेट्रोल पंप है, फिक्स्ड है मेरे घर के पास में, मैं वहीं से ही फ्यूल डलवाता हूँ। इस साइड कोई दिक्कत नहीं सर, हो सकता है। तो उन्होंने मेरा कुछ फ्यूल निकलवा के उसकी भी चेकिंग कराई, तो फ्यूल ऑल्ट्रेशन का जो इशू था वो भी नहीं था, कि अगर ये समझ लें कि फ्यूल खराब होने की वजह से ये इशू है। तो मल्टीपल रीजंस उसके हो सकते हैं। तो जो 200 किलोमीटर वाले सज्जन मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, भैया बिल्कुल भी मत चलाना। अगर आपकी डीपीएफ की लाइट ब्लिंक कर रही हो तो उनके केयर पे बात करना, उनकी वर्कशॉप पे बात करना। एंड डीपीएफ लाइट ब्लिंक करने का 2 उसकी स्टेज होते हैं, अगर सिर्फ डीपीएफ की लाइट आ रही है और एक अगर वो ब्लिंक कर रही है तो प्लीज़ मत चलाना। आप उनके कस्टमर केयर पे बात करना, आप वर्कशॉप पे बात करना, व्हाट दे सजेस्ट डू दैट,
क्योंकि कोई भी दिक्कत आएगी आपकी कार के अंदर आएगी, कोई भी टेक्निकल मैकेनिकल फॉल्ट फ्यूचर में आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन दोस्तों मुझे फेस करनी पड़ी। अभी तक मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे कार कब मिलेगी। आज दोपहर तक मुझे शाम तक बताया जाएगा मेरी कार में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, एंड प्रॉब्लम डिटेक्ट होने के बाद मुझे पता चलेगा मेरी कार मुझे कब मिलेगी। 2 दिन भी लग सकते हैं और 10 दिन भी लग सकते हैं। तो प्लीज 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 आप भी इन चीजों को ध्यान रखें, डीपीएफ को अवॉइड ना करें, डीपीएफ की वार्निंग लाइट को अवॉइड ना करें। पॉसिबल है तो आप नियर बाय वर्कशॉप को विजिट करें, ऐसा अगर होता है तो। एंड ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ेगी अब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में कारों की मूवमेंट उतनी नहीं हुई है, जिस वजह से फ्यूल कंज्यूम नहीं हो पाया। जो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम है वो हीट होके डीपीएफ में जितने भी सूट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो बर्नआउट नहीं हो पाए और डीपीएफ चौक हो गया। वैसे दोस्तों मैं तो कम से कम ये सब जानने के बाद हर तीसरे चौथे दिन कार को अपनी 10, 15, 20 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ता था, एसी भी ऑन करके छोड़ता था, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे पता है ये सारी प्रॉब्लम आती हैं और इनके रिजोल्यूशन पे ऑलरेडी एक मैं वीडियो भी बना चुका हूं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। आपको भी अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कोई आपके डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर पूछिएगा। एंड आपकी जो भी राय है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड कुछ भी ऐसा इशू अगर आपके साथ आता है तो प्लीज कॉन्टैक्ट एंड अप्रोच द नियरेस्ट वर्कशॉप। एंड ये सारा एक्सपीरियंस दोस्तों मुझे बड़ा बुरा एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा किया कस्टमर केयर का, रोड साइड असिस्टेंस का, एंड बिना किसी गलती के। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अपने काम की लगी हो, शेयर करने लायक लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस काम की आप लोगों के लिए मैं बना चुका हूं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है और आगे भी बनाता रहूंगा दोस्तों। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।